हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली ओरिएंटेड रहेगी प्लेसमेंट्स इंटरव्यूज़ के लिए। सो दिस इज़ अ प्लेसमेंट स्पेशल वीडियो। क्योंकि यार देखो क्या होता है कि हम सब पढ़ रहे होते हैं एंड एजुकेशन के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि क्यों कोई बंदा पढ़ता है या कोई मतलब क्यों लिटरेट होना चाहता है, क्यों एजुकेशन में आगे मूव फॉरवर्ड करना चाह रहा है। तो उसका पहला मोटिव होता है कि आप एक सिविलाइज्ड पर्सन बनो, ठीक है। जो कि मतलब सिविलाइज्ड पर्सन बनने के लिए इट्स इनफ कि आप 12th तक की भी अगर आप पढ़ाई कर ले रहे हैं तो आप बन जाएंगे। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ कि सबको एक अच्छी इम्पॉर्टेंट जॉब चाहिए होती है। कुछ का टारगेट होता है कि बहुत अच्छी जगह काम करना, कुछ का टारगेट होता है बहुत हाईली पेड एनवायरनमेंट में मतलब काम करना किसी अच्छी कंपनी में, कुछ का होता है मेरे को फॉरेन में जॉब करना है, कुछ का होता है मेरे को बिजनेस सेटअप करना होता है। अलग अलग सबके टारगेट होते हैं, बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अर्न। तो ये हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हम सब जैसे मोस्टली जो ये वीडियो रहेगी वो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहेगी टेक्निकल फील्ड्स वालों के लिए, आईटी सीए सीसी सेक्टर्स के लिए जो इन फील्ड में आईटी सेक्टर में जॉब चाह रहे हैं एंड उन्हें नहीं मिल पा रही है या किसी रीज़न की वजह से उन्हें लगता है कि यार पता नहीं वी आर ट्राइंग बट नहीं मिल रही है ना। तो फिर उन लोगों के लिए दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो BE BTech BCA MCA वाले इसको मस्ट है कि ये वीडियो कम्प्लीटली स्टार्ट से लेके एंड तक देखें। देखते टाइम आप पॉइंटर्स बना सकते हैं आपने कि मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए एंड उसकी वजह से मैं अप्लाई करता हूँ देन स्टिल मतलब मैं रह जाता हूँ किसी लेवल पे जाके। सो बिना किसी ज़्यादा डिस्कशन के हम आगे बढ़ते हैं। तो यार एक सबके माइंड में एक प्रेशर आ जाता है जब वो 4th ईयर में होते हैं या कुछ लोग 4th ईयर पास कर जाते हैं कि जॉब कैसे ढूंढें, कैसे मिले एंड इफ़ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी तो उस केस में हम फिर उसमें अप्लाई कैसे करें। अप्लाई कर लिया है, कॉल आ गया है तो आगे के राउंड क्लियर कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई किसी चीज़ में अटकता है, कोई किसी चीज़ में अटकता है, सबका अटकने का पॉइंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है ना, प्रेशर जो आपको सोसाइटी के थ्रू मिल रहा है, आपको फैमिली से मिल रहा है, पीयर प्रेशर या फ्रेंड्स वगैरह सबसे मतलब कहीं ना कहीं से सबको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर तो डेवलप हो ही रहा है ना। एंड आफ्टर कोविड एक्सेट्रा तो ये प्रेशर मतलब 2x हो गया है सबका, है कि एक तो था ही जनरल एंड दिस हैज़ एडिशनली उसमें जुड़ गया है। तो वो सबको समझ में आता है एंड दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ स्पेशली मेड फॉर ऑल ऑफ यू। एंड तो एक होता है क्या कहते हैं कि यार दोस्त जो हमने होता है ना कि 3 इडियट्स में डायलॉग सुन रखा होता है कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है लेकिन दोस्त टॉप मार जाए तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। सेम वही केस ना हमारे जॉब वाले सीन में भी होता है कि दोस्त की जॉब ना लगे तो दुख होता है, पर दोस्त की जॉब आपसे अच्छी लग जाए तो और भी ज़्यादा दुख होता है। बट मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए यार, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है तो किसी की अच्छी लग रही है सो सेलिब्रेट दैट फैक्ट एंड किसी की नहीं लग रही है तो ट्राई टू हेल्प हिम अगर आप कर सकते हो तो, उस स्टेट में हो तो। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट पॉइंट कि कहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं इस सेशन की। बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो ध्यान रखना कौन सा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है या वर्क करना है उस पॉइंट पे। सो स्टार्टिंग विथ कि अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाई कैसे करें हम, है ना, अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही है हम कैसे अप्लाई करना शुरू करें। सो अप्लाई करने के लिए बहुत बेसिक चीज़ है कि लिंक्डइन प्रोफाइल एक तो यार सब अपनी अपडेटेड रखो, उस पर जो चीज़ें तुम्हें डालने लायक हैं, है ना, काफ़ी उसमें सेक्शंस बने होते हैं अपने आप, वो तुम्हें बता रहा होता है कि ये चीज़ें तुम्हें डालनी चाहिए। तुम्हें अपनी अचीवमेंट्स डालनी चाहिए, स्किल्स डालनी चाहिए, एजुकेशन डालना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस डालना चाहिए, वॉलंटियर एक्सपीरियंस डालना चाहिए, कहीं टॉक एक्सेक्टर दी है तो वो डालना चाहिए, रेज्यूमे लिंक्स, पोर्टफोलियो लिंक, ये सब चीज़ें डालनी चाहिए। रेगुलरली अपनी अचीवमेंट्स या कुछ नया या शेयर करना है या कुछ इंटर्नशिप करिए, कहीं पार्टिसिपेट किया है, कोई हैकेथन जीता है, कुछ भी है तो वो सब चीज़ों को पोस्ट करना, ये सब चीज़ें लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है एंड यू हैव मेड गुड कनेक्शंस, है ना, कि पहली बात की शुरुआत करो अपने क्लास के बंदों से, जो तुम्हें जिन बंदों को जानते हो उनसे, अपने एलुमनाई से, ठीक है, अपने सीनियर्स से, फिर उनके थ्रू कनेक्शंस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद टारगेट करो कि जो ऑलरेडी
उन कंपनीज में काम कर रहे हैं जहां तुम काम करना चाहते हो, तो उनके कनेक्शंस बिल्डअप करो, है ना। छोटे लेवल से कनेक्शंस बिल्डअप करना शुरू करोगे तभी बेटर रहेगा, क्योंकि छोटे लेवल से अगर तुम कर रहे हो तो ही मतलब क्या कहते हैं, छोटे बंदों के म्यूचुअल्स के थ्रू तुम बड़े लोगों के कनेक्शंस में आ सकते हो, है ना, कि उनके म्यूचुअल्स में शो करोगे तो देन ओनली आप फर्दर कनेक्शंस बना पाओगे। सो लिंक्डइन कनेक्शंस बनाओ। जब लिंक्डइन कनेक्शंस बनाते हैं ना, तो मोस्टली काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जैसे अगर जानते हैं कि हाँ हमारी कंपनीज में अगर ओपनिंग निकली है या हमारी कंपनी इस टाइम पे ऑफ कैंपस हायर कर रही है या कुछ है, तो दे पोस्ट, एंड अगर आपके कनेक्शंस में होंगे या आपके कनेक्शंस में होंगे तो फिर आपके फीड में वो दिखाएगा। सो देयर यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ कि हाँ कि यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया लिंक्डइन के थ्रू। दूसरा जो मुझे पता है यार कि कुछ कंपनीज होती हैं जो हर साल मतलब हर एनुअली वो अपने कुछ कॉन्टेस्ट, हैकाथन्स, है ना, ऐसे कुछ मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्टेस्ट वगैरह भी या कुछ ऐसे हमेशा निकालती रहती हैं, या उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं या टैलेंट हंट टेस्ट होते हैं। लाइक कि अगर मैं जनरल छोटे लेवल से शुरू करूँ, सो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, ये छोटे लेवल हैं कि मतलब अगर आपको 3 to 4 LPA का चाहिए तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आपको 4 to 8 चाहिए, देन यू कैन मूव ऑन टू लाइक BNY, MLN, सो दे प्रोवाइड 11 to 21 LPA। उनके भी कुछ रेगुलर ऐसे ही कॉन्टेस्ट होते हैं। लिंक्डइन का हैकाथन होता है, एडोबी का कॉन्टेस्ट होता है, ट्विटर का एक कॉन्टेस्ट होता है, ऐसे ही बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं। जो तुम्हारे सीनियर्स हों या तुम्हें पता है कि ये अच्छा बंदा है, इसने पिछले साल अच्छी जॉब क्रैक करी हुई है, उससे एक लिंक में आओ और उससे तुम गाइडेंस ले सकते हो कि वो तुम्हें बता देगा कि कौन कौन से ऐसे एनुअल कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम भी ट्राई करेंगे कि हम ऐसी एक वीडियो बनाएं जिसमें डिटेल्ड उन कॉम्पिटिशन्स के बारे में नाम हो। हैकर अर्थ पे जनरली मोस्टली मैंने देखा है, हैकर अर्थ पे कंपनीज का पोर्टल होता है और वहाँ पर मतलब मोस्टली जो ये इस तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, मेनली जो 3 hours 2 hours के कॉन्टेस्ट होते हैं वो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। आज ही अभी इस वीडियो के बाद चेकआउट करना हैकर अर्थ पे एंड देखना कि कौन कौन सी कंपनीज के टेस्ट ऑनगोइंग हैं। उसमें कॉन्टेस्ट में जाना विच इज़ लाइव कॉन्टेस्ट एंड अपकमिंग कॉन्टेस्ट में देखना, सो यू विल गेट। और उसमें मेंशन पैकेज भी होता है कि कौन सी कंपनी कितने पैकेज का दे रही है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। कोई ऐप बनवाती है, कोई 2 hours 3 hours का टेस्ट लेती है, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट, MCQ टेस्ट होते हैं, देन कोडिंग राउंड होता है, उस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। सो उनको तुम फोकस में रखना, ठीक है। ये हो गया। थर्ड है कि आप डायरेक्ट करियर पेज से, जॉब पोर्टल्स वगैरह से आप डायरेक्ट मतलब उन कंपनीज के थ्रू, सब कंपनीज का एक करियर पेज होता ही है। लाइक अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना चाहते हो, गूगल में अप्लाई करना चाहते हो, JP मॉर्गन में करना चाहते हो, रेड हैट में करना चाहते हो, कहीं पे भी, तो सबका अपना एक करियर पेज होता है ना। तो वहाँ पे भी वो लोग जो ओपनिंग्स होती हैं वो वहाँ मेंशन करते हैं। अमेजॉन वगैरह सब जो भी हैं ये अच्छी कंपनीज, दे हैव देयर करियर पेज, और वहाँ जो भी ओपनिंग्स आएंगी वो वहाँ पर मेंशन होंगी। तो ऐसा नहीं है ओपनिंग दिखी डायरेक्ट जाके अप्लाई करना। ओपनिंग दिखी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है ना, कि मतलब ये फ्रेशर के लिए है कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए है, इसके टेस्ट में क्या क्या मांगेंगे मान लो, है ना। तो मतलब वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। लोकेशन क्या है, उस लोकेशन के लिए तुम विलिंग हो कि नहीं हो, रिलोकेट करोगे कि नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं कि यार सेलेक्ट हो गए, यार बड़ी मेहनत करी सेलेक्ट हो गए, अभी उस लोकेशन पर जाके जॉब करने का मन नहीं है या कुछ भी। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ के तभी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना। ये हो गया कि ये कुछ वेज हैं। और है कि आप टेलीग्राम एक्सेट्रा पे ना कुछ जैसे कि वुमेन इन टेक वगैरह इनके ग्रुप होते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की लिंक्स वगैरह रेगुलरली पोस्टेड हो जाती है। आई एम इन मल्टीपल ग्रुप्स एंड उनमें से मैं 2-3 ग्रुप्स की लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, यू कैन ज्वाइन देम। और उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे जॉब्स की ऐसे लिंक्स वगैरह आते रहते हैं कि इसमें अप्लाई कर लो, इसमें अप्लाई कर लो, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ये सिर्फ फीमेल ओपनिंग के लिए है, ये जनरल ओपनिंग है, ये इंडिया के लिए है, या मतलब ये बहुत एक्टिवली हायर कर रहे हैं, या इनके लिए हम रेफरेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वहाँ पर लिंक्स वगैरह आती रहती हैं, सो डू ज्वाइन देम, है ना, वहाँ से। तो ये कुछ मतलब मैंने जनरल वे बता दिया है कि जिसके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता रहता रहेगा, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यार मतलब मान लो किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता ही नहीं है, फिर क्या अप्लाई करोगे, अप्लाई नहीं कर पाए जॉब कैसे मिलेगी। तो पहला स्टेप था कि डू अप्लाई। और अप्लाई में इतना ये ज़रूर याद रखना कि
इसी में लगे, इसमें नहीं होगा मेरा, इसमें बिल्कुल नहीं होगा, तो तब भी अप्लाई करना है, ठीक है, तब भी अप्लाई करना है। और मतलब ऐसे कभी कभार ना एक बोरियत सी छा जाती है कि रोज़ वही मैं लिख रहा हूँ, अपने वही बायो लिख रहा हूँ, वही वर्क एक्सपीरियंस, वही एजुकेशन, ये वो है ना, और प्रोजेक्ट्स के बारे में, और थोड़ा सा अजीब लगने लगता है ना कि जब हम बहुत एक्टिवली अप्लाई करने लगते हैं। बट यार कोई बात नहीं, अगर लग रहा है लगने दो, है ना। जब बढ़िया ऐसे पैसे देने वाली मस्त कंपनी में किसी लग जाएगा, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लग जाओगे या कुछ, तो वो सब मतलब ऐसे वर्थ ही हो जाएगा कि हाँ, कि मैंने उस दिन करा ये काम तो आज हुआ, है ना, आज का अप्लाई किया हुआ कभी तुम्हारे काम आ सकता है ऐसे जनरल में। तो ये पॉइंट हो गया, अप्लाई करने से पीछे मत हो। तो जहाँ लगे कि यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ तो पक्का ही अप्लाई करो, है ना, वहाँ पक्का ही अप्लाई करो, क्योंकि कब यार कब मतलब ऐसा हो जाए कि हाँ कब जिंदगी ऐसे पलट जाए और तुम्हारी वहाँ जॉब लग जाए। सो अप्लाई करने से पीछे मत हटना, जितना ज़्यादा अप्लाई कर सको करो करो करो, बिल्कुल करो। ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे मूव ऑन करते हैं कि लिंक पता चल गई है, अप्लाई करना है, इस कंपनी में करना है। अब अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है? रेज्यूमे, है ना। और सबको पता होता है यार, मेरे पास तो बहुत रिक्वेस्ट आती हैं कि रेज्यूमे रिव्यू कर दो, मेरा रेज्यूमे ऐसा है, क्या करूं, ये बड़ा खाली लग रहा है, या मैंने रेज्यूमे बनाया वो मेरा 2 पेज का जा रहा है और लोग कहते हैं 1 पेज का होना चाहिए, मेरा रेज्यूमे 2 कॉलम है, क्या 2 कॉलम होना चाहिए, क्या 1 कॉलम होना चाहिए, ATS कैसे पार्स करता है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें लोगों के माइंड में होती हैं, है ना, और होनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे कि यार रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, देन ओनली यू विल इम्प्रूव योर रेज्यूमे ना। तो देखो, सबसे बात अच्छी कि रिज्यूमे जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से, एंड जितना मैंने दूसरों से सुना है, कई मैंने रिज्यूमे बिल्डिंग सेशंस वगैरह भी अटेंड करे हुए हैं, खुद का बनाया हुआ है, खुद का भी काफ़ी रिसर्च करके ही बनाया था। रेज्यूमे सबसे पहली बात 1 पेज का होना चाहिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक HR सिर्फ 6 सेकेंड्स लेता है तुम्हारा रिज्यूमे देखने के लिए, है ना। इवन अ टेक्निकल इंटरव्यूअर वो भी 10 सेकेंड से 20 सेकेंड ज़्यादा नहीं लेगा, एंड उस 10 सेकेंड में अगर उसको कुछ क्लिक कर गया कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोजेक्ट बड़ा मस्त बनाया हुआ है, इसने इस टेक स्टैक पे काम किया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, इसने कुछ फाड़ इंटर्नशिप कर रखी है, तो अगर उस 10 सेकेंड में कुछ क्लिक कर गया तो वो उसमें और टाइम इन्वेस्ट करेगा। बट इनिशियली अगर नहीं किया, सो ही विल स्वाइप लेफ्ट, और मतलब स्वाइप लेफ्ट नहीं मतलब ऐसे टिंडर नहीं है, तो मतलब वो नेक्स्ट रेज्यूमे पे मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है। तो यार ये होता है कि रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज्यूमे क्या है कि कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होती है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलती है ना, ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट बेचने को। और वो एडवर्टीजमेंट जब किसी को क्लिक कर जाती है कि यार बड़ा मस्त सा एडवर्टीजमेंट है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे गेम के एडवर्टीजमेंट लोग बनाते हैं, तो बच्चे बड़ा उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर अपने मम्मी पापा से जिद करने लगते हैं कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, तब वो उन्हें दिला देते हैं। तो जब तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं, एड अच्छा होएगा तभी प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। तो इसलिए एड पे लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। सेम थिंग कि अगर तुम्हें अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट करना है, किसी कंपनी में सेल करना है, मतलब सेल ऐसे रियल मीनिंग में मत लो कि सेल ही करना है, बट मतलब तुम फिर भी तुम्हें अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए, अपनी जो प्रोफाइल है सब कुछ, कि हाँ यार आई एम अ गुड फिट फॉर योर कंपनी, तो वो चीज़ करनी तुम्हें आनी चाहिए। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा हो, दैट इज़ योर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, वो तुम्हारा एड है, वहाँ तुम बिक रहे हो, है ना, मतलब कि वो है, दिखा रहे हो तुम कि हाँ यार मैं ये हूँ, है ना, इसलिए हूँ, इसलिए तुम्हारी कंपनी, मतलब तुम्हारी कंपनी को मेरे को हायर करना चाहिए। सो रेज्यूमे पे हमें वर्क करना चाहिए। रेज्यूमे में अब हम देखते हैं कि क्या कंटेंट डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, उन पे काम करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे मतलब अपनी 6ठी 12वीं सब डाल देते हैं उसमें, हैं। और डालने का क्या मतलब है यार? देखो, किसी कंपनी के लिए तुम कर रहे हो, IT सेक्टर में जॉब अप्लाई कर रहे हो, IT सेक्टर वालों को क्या चाहिए कि तुम BTech BE कर रहे हो या BA BCom से आ रहे हो, नहीं, इतना फ़र्क होता है। उन्हें इतना तो पता ही है कि मतलब अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12वीं तो पास ही करी होगी, 12वीं पास करी होगी जब भी तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, बहुत सिंपल मीनिंग है। सो यार मेन थिंग कि जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर कोई टेक्निकल स्टडी कर रखी है तो वो डालो, है ना, कि मतलब कि अगर तुम IT सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेनली अपना BTech डालो।
बीटेक भी अगर डाल रहे हो, बीटेक भी कुछ डाल रहे हो, तो उसमें मेजर सेंस में अगर कोई कॉलेज है जो कि एफिलेटेड है किसी यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो कॉलेज ना डाल के ब्रॉडर टर्म्स में यूनिवर्सिटी डालो। थोड़ा बेटर लगता है पढ़ने में कि किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तो यूनिवर्सिटी डालो। अगर सीजीपीए अच्छी है तो सीजीपीए डालो, और नहीं है तो मतलब मत डालो, है ना। मतलब अगर ऐसे 6 6.5 टाइप है, मत डालो, है ना। अगर मतलब 8 से ऊपर की सीजीपीए तो सीजीपीए डालो। और दूसरी चीज़ जो डू मेंशन कि मतलब वो करनी ही करनी है, वो है ईयर, कि कौन से ईयर से कौन से, 2017 टू 2021 हो या 2016 से 2020 की हो, वो डालो। उससे क्या पता चलता है कि इस साल पास हो रहे हो, नेक्स्ट ईयर पास हो रहे हो, है ना, कब से कब के 3rd ईयर 4th ईयर में कौन से हो, अंदाज़ा लग जाता है जो रिक्रूटर होता है, HR होता है उसको। तो वो चीज़ डालो। और मतलब मैं एक लेवल तक कहती हूँ कि 12th भी डाल सकते हो, बट 12th डालने का ये मुद्दा होना चाहिए कि तुम 12th में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हो कुछ, है ना, कि मतलब 90% से ऊपर, 95% से ऊपर आए हो, तो क्योंकि इन जनरल अच्छे मार्क्स सबके आ जाते हैं बोर्ड्स में। तो जब तुम्हारे कुछ आउटशाइन करने वाले मार्क्स आए हैं तो ही डालना, ठीक है, सिंपल बात है। और अगर तुम्हारे भाई 75 के नीचे आए हुए हैं, 75% के नीचे आए हुए हैं, मत डालो। दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट, तुम्हारे लिए वो नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर रहा है, मत डालो, बिल्कुल मत डालो, है ना। कि मतलब उसको तो जब तक जितना छुपा के रख सकते हो ना, उतनी देर तक उसे छुपा के रखो, है ना। अब ये मत बोलना कि मतलब एकता ने बोला था ऐसे HR पूछ रहा सामने 12th में परसेंटेज कितने आए थे, एकता ने बोला जब तक छुपा के रख सकते हो तब तक छुपा के रखो, नहीं बताऊंगा, मत करना, मतलब ऐसे। लेकिन तब भी जब तक यार बच रहे हो, नहीं वो पूछ रहा, नहीं कुछ, तो मत बताओ, है ना, कि नेगेटिव पॉइंट वो प्ले करेगा कि तुम तो 12th में ऐसे नालायक थे क्या, तो वो चीज़ मत करना। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रोजेक्ट्स हम लोग जो माइनर प्रोजेक्ट, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हम फर्स्ट ईयर से ही बनाना शुरू कर देते हैं अपने, कि फर्स्ट ईयर से ही कोई टू डू लिस्ट और ब्लॉग ऐप और मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो टाइप का ऐसा कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। एंड फ्रॉम फर्स्ट ईयर फिर हम 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में ऐसे मूव ऑन करते हैं, इवॉल्व होते हैं, और अपने वैसे हम प्रोजेक्ट्स भी थोड़ा हमारे अच्छे होते जाते हैं, बेटर होते जाते हैं। तो इनिशियली जब हम बना रहे होते हैं 2nd ईयर 2nd ईयर में सब लोग बनाना शुरू ही कर देते हैं अपना रिज्यूमे अच्छी खासी तरीके से, क्योंकि इंटर्नशिप चाहिए होती है। तो उस टाइम पे कुछ डाला होगा प्रोजेक्ट, तो ऐसा मत करो कि मतलब 4th ईयर में आ गए हो, जॉब के लिए कर रहे हो, अभी भी प्रोजेक्ट्स वही हैं। प्रोजेक्ट्स थोड़े अच्छे वाले डाल दो जो सबसे बेस्ट हों। 2-3 प्रोजेक्ट्स आर इनफ, है ना, अगर प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स के बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज ऐड लिंक्स। बिना लिंक के किसी प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, मतलब कुछ नहीं भाई, जीरो, है ना। तो अगर तुम उसके लिंक्स नहीं डाल रहे हो, मतलब नहीं बनता उस प्रोजेक्ट का, फिर मत ही डालो, है ना। तो या तो गिटहब लिंक या उसका डिप्लॉयड लिंक, कोई एंड्रॉयड ऐप है प्ले स्टोर पर डाल रखा है उसके लिंक होने चाहिए, कोई वेब ऐप है कहीं डिप्लॉय कर रखा है, इवन हिरोकू पे कर रखा है, कहीं पे भी कर रखा है, नेटलीफाई पे कर, उसके लिंक्स डाल दो। अच्छा लगता है किसी को एक क्लिक में दिख जाए कि क्या ओवरऑल बन रखा है। कुछ नहीं तो गिटहब लिंक तो डालो उसका। गिटहब लिंक डाल रहे हो तो उसका रीडमी होना चाहिए, सेटअप वेटअप, ऑल्दो कोई सेटअप करके देखता नहीं है, ऐसे इतना कोई खाली नहीं रहता, बट फिर भी सेटअप अगर स्टेप्स हैं तो उसके तुम्हें प्लस पॉइंट मिलते हैं कि इसको रीडमी लिखना आता है, डॉक्यूमेंटेशन करने आती है अगर अच्छे से करी हो तो। एंड स्नैपशॉट्स डाल दो उसके, स्नैपशॉट्स डाल दो, और कुछ जो भी कुछ लिखना चाहते हो उसके बारे में कि ये इस स्टैक पे बेस्ड है, एंड ये काम करता है, फीचर्स ये हैं, पॉइंट्स अच्छे मिल जाते हैं उसके। तो थोड़ा जो हायरिंग मैनेजर होता है कुछ भी होता है तो वो इम्प्रेस्ड हो जाता है। तो प्रोजेक्ट्स की बात ये रही, है ना। और प्रोजेक्ट्स देखो, रेज्यूमे का क्या होता है कि जो भी तुम अपने रेज्यूमे में मेंशन कर रहे होते हो, कुछ भी एक सिंगल वर्ड भी अगर लिख रहे हो कि हाँ यार मेरे को स्प्रिंग MVC आ रहा है, कुछ आ रहा है, मेरे को एंड्रॉयड आ रहा है, जो जो लिख रहे हो, है ना, AWS Azure जो भी मेंशन कर रहे हो, तुम अपनी रिस्क पे मेंशन कर रहे हो, जो मेंशन कर रहे हो उसके बारे में इंटरव्यू क्वेश्चंस पूरे एकदम रट रटा के आना, है ना, जब भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो। क्योंकि जो इंटरव्यू तुम्हारे होंगे आगे, मान लो मतलब तुमने कोडिंग राउंड वगैरह, कोडिंग असेसमेंट वगैरह क्लियर कर लिया, टेक्निकल इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो टेक्निकल इंटरव्यू का सिलेबस क्या है तुम्हारा, योर रेज्यूमे इटसेल्फ, है ना, वही है तुम्हारा सिलेबस, ठीक है। सिंपल बात कि वही तुम्हारा सिलेबस होएगा, जो तुम उसमें मेंशन करोगे वो उसी से ही पूछेगा कि अच्छा तुमने .NET लिखा है, .NET के बारे में कुछ पता है तुमको, स्प्रिंग बूट लिखा है, स्प्रिंग बूट के बारे में ये पता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पता है, इन्वर्जन कंट्रोल पता है, ये सब चीज़ें पूछेगा वो, है ना, कि अगर ये लिखा है तो पता होना चाहिए। सो जो भी लिख रहे हो, जिस डेटाबेस के बारे में लिख रहे हो, कुछ क्लाउड टेक्नोलॉजी लिख रहे हो, कुछ भी जो भी लिख रहे हो वो उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा फेंक दिया रेज्यूमे में, नहीं, ऐसे नहीं चलता, ठीक है।
रेज्यूमे प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस की, कि वर्क एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। तो वर्क एक्सपीरियंस में यार, अगर मतलब तुमने कहीं इंटर्नशिप वगैरह कर रखी है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, कर रखी है तो उसे डू मेंशन दैट। और अगर इंटर्नशिप में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना रखी है, उसकी लिंक्स वगैरह भी दो। लिंक्स मैंने बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज उसके लिए ये है कि तुमने झूठ लिखा हुआ है, और मतलब अगर सच मान भी रहा है तो भी उसको ज़्यादा इज्जत नहीं दे रहा है ना। तो इंटर्नशिप वगैरह है तो उसको मेंशन करो, हाईलाइट करो, अच्छे से कंपनीज वगैरह लिखो, ड्यूरेशन लिखो उसकी, जिस फील्ड में काम किया हुआ है वो चीज़ लिखो, कि इस टेक स्टैक पे काम किया था, ऐसे ऐसे काम किया हुआ है, और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा ये रोल था, मैंने ये फीचर इम्प्लीमेंट किया है। अगर वो प्रोजेक्ट ओपन है, गिटहब पे है, तो वो लिंक उसको प्रोवाइड कर देना कि मेरी ये PRs हैं जिन पे मैंने काम किया है इस ड्यूरेशन में। तो वो बहुत मस्त चीज़ है। और उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, देखो ये 3 चीज़ें थी जो मेरे लिए मस्ट है। मैं कोई रेज्यूमे उठाऊंगी, मैं इन्हें ज़रूर देखूंगी। तो ये 3 चीज़ थी जो बहुत मस्त थी। उसके बाद थी कि टेक स्टैक और स्किल्स वगैरह में लिख सकते हो। तो स्किल्स वगैरह में वही मैंने बता दिया है, राइट केयरफुली, वही लिखना जिसके बारे में पता हो। दुनिया भर का मत लिख देना कि 50 चीज़ लिख दी है, आती कुछ नहीं है, ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो नहीं, जोक्स अपार्ट, अच्छी चीज़ें लिखना, जो आता है लिखना, डरना नहीं कि यार मतलब ये तो मैं कुछ बहुत बड़ा टेक स्टैक के बारे में लिख रहा हूँ, कल को इसने दुनिया में कोई क्वेश्चन पूछ लिया। दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं, बट जनरली थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए उसके बारे में, वो चीज़। और उसके बाद अदर अचीवमेंट्स वगैरह के अगर स्पेस बच रही है तो डाल दो कि हाँ कहीं पे कुछ मेंटरिंग करी है, वॉलंटियरिंग करी है, ऑर्गेनाइज किया है कोई इवेंट, और कुछ अवार्ड्स वगैरह हैं, कुछ कोई स्कॉलरशिप जीती है, हैकाथन में पार्टिसिपेट किया था, जीते हो, फाइनलिस्ट हो, तो उन सब चीज़ों को तुम मतलब वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रेज्यूमे पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए ज़्यादा टाइम लिया मैंने, है ना, नहीं तो मैं नहीं लेती, क्योंकि लेकिन रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, मान लो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, क्या करोगे यार आगे, है ना। तो रेज्यूमे वाला पार्ट मैंने इसीलिए थोड़ा उसलिए करा। और भी हमारे में रेज्यूमे रोस्ट वीडियोस वगैरह हैं हमारे चैनल पे, उसको देखोगे और आइडिया मिल जाएगा अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो। बाकी कमेंट सेक्शन तो तुम्हारे लिए खुला ही है, जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो पूछो, हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम के आंसर देने के लिए। जो जो हमें लगते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वी विल आंसर दैट। और तो देखो रेज्यूमे क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए, कि जहाँ पर मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे पास रेफरल्स नहीं है ना। एक मैं ऐसे अजम्पशन मांग के चल रही हूँ, तुम्हारे पास रेफरल्स नहीं है और तुम जनरल में अप्लाई कर रहे हो। अगर जनरली अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे रेज्यूमे अच्छा होगा, 1 पेज का होगा, 1 कॉलम का होगा। 1 कॉलम इज़ ईजी फॉर ATS टू पार्स। 2 कॉलम में कभी कभी वो सही ज़्यादा डेटा सही से नहीं कर पाता, तो 2 कॉलम को अवॉइड करना। तो ये चीज़ें होती हैं। और मतलब ये तो है कि रेफरल्स नहीं है तो तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। दूसरी बात, मान लो तुम्हारे पास रेफरल्स हैं, तुम रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में तुम्हें फंसने की नीड नहीं है, तो भी तुम ये सोचो रेफरल्स कैसे मिलेंगे। रेफरल्स मिलते हैं 2 तरीके से, इधर वो उस पर्सन से तुम्हें रेफरल मिला हुआ है जो कि तुम्हारा मतलब एलुमनाई रहा हुआ है, सीनियर रह चुका है, या मतलब तो उसने दे दिया कि मेरे कॉलेज का बंदा है, ठीक ठाक था जब जूनियर था तो मेरा, तो मैंने दे दिया इसको। या मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो दे दिया। और नहीं, दूसरी चीज़ क्या होती है, रिश्तेदार तो खैर देते नहीं है ना, इल्यूजन है, तो ऐसे कुछ फालतू बात है, ये मिथ है बहुत बड़ा। और मतलब और कौन दे सकता है तुम्हें, वो बंदा जिसने तुम्हारे साथ काम किया है, ठीक है, जिसने तुम्हारे साथ काम किया है, जो तुम्हारा अवेयर है तुम्हारे स्किल्स वगैरह से, तुम कितने मतलब ब्रिलियंट हो, कितना अच्छा काम करते हो, तो वो दे सकता है तुमको, तो वो तो दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि मतलब कि तुम लिंक्डइन कनेक्शंस के थ्रू तुम रेफरल लेने गए हो, तो उस केस में क्या होता है यार, कि अगर रेज्यूमे तुम्हारा अच्छा नहीं है तो वो थर्ड पर्सन जिसने तुमसे कभी इन पर्सन मीटिंग नहीं करी है, वो क्यों देगा तुम्हें रेफरल, है ना। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। इसलिए रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब रेज्यूमे अच्छा होगा, किसी को लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट करी, उसको लिखा कि हेलो सर, दिस इज़ माय प्रोफाइल वट एवर, मैंने ये इंटर्नशिप कर रखी है, मैं ये जानता हूँ, एंड आई वांट टू लाइक गेट एन रेफरल फ्रॉम यू फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, आई एम ऑल्सो अटैचिंग माई रेज्यूमे। ऐसे थोड़ा सा मैसेज लिखोगे, ऐसे हाय मत लिख के मत छोड़ना, हाय का कभी ज़िंदगी में रिप्लाई नहीं आएगा, और ऐसे उम्मीद में बैठे रहोगे कि कोई मेरे हाय का हाय रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा। सो ऐसा अच्छा मैसेज एक फ्रेम करके रखो पहले से, कि किसी से अगर रेफरल मांगना है तो कैसे उसको रेज्यूमे वगैरह सेंड करके एक छोटा सा मैसेज प्यारा सा, जिससे वो रिप्लाई करे खुश होके कि हाँ। और रेज्यूमे में एक और अच्छी चीज़ यार, कि अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हो, है ना, लीड कोड वगैरह पे, उनके लिंक्स वगैरह मेंशन करो अपने रेज्यूमे में। तुम गिटहब के लिंक, लिंक्डइन के लिंक, इन सब लिंक्स को ज़रूर मेंशन करो, अपनी मेल ID ज़रूर मेंशन करो, है ना। तो ये सब चीज़ें
ज़रूर मेंशन करना है ना अपने जो रेज्यूमे में। अगर कहीं पे भी कोड शेफ, कोड फोर्सेस, लीड कोड वगैरह पे अच्छी रैंकिंग है, कुछ है, तो उसकी लिंक्स ज़रूर डालना, इफेक्ट पड़ता है उन सब चीज़ों का। रेज्यूमे की बात हमारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड राउंड है ना। सेकेंड राउंड होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है तुम्हारा, अब तुमको आ गया है वहाँ से कोडिंग असेसमेंट या ऑनलाइन कोडिंग का लिंक उस कंपनी की तरफ से। तो यार अब बहुत यहाँ पर तो मतलब मेरे से बच्चे इतना रोते हैं, कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ी 3rd ईयर तक डीएसए वीएसए, हम डीएसए में उतने फाड़ नहीं हैं, अभी क्या करें, अभी मतलब 4th ईयर आ गया, अभी अर्जेंट में जॉब चाहिए एकदम ही, मतलब क्या बताएं, मतलब इन्हें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के डिलीवरी जैसे फास्ट एकदम इन्हें जॉब चाहिए। तो देखो कुछ लोग कहते हैं कि यार मतलब कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा होगा ही नहीं। दो केस हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो क्रिप कर लो, ठीक है, रोना धोना मचा लो बहुत सारा और बैठे रहो, है ना, तो ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जितना टाइम है, जितना चांस है, उतना एफर्ट डाल लो, है ना। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो अब मैं जो तुम्हें मतलब रेफ़र कर रही हूँ वो ये है कि दूसरे पे पॉइंट करो और मेहनत कर लो। अभी जितना टाइम है, जो जितनी कर सकते हो, जो मैक्स पैकेज पा सकते हो, जो जितनी अच्छी कंपनी पा सकते हो वो पा लो, क्योंकि रोने धोने से तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेरा तो सेकंड है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, वीडियो के बाद तुम्हारी इच्छा, तुम क्या करना चाहते हो, है ना, कि रोना धोना मचाना चाहते हो, क्रिप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पिछले 3 साल भी वही किया है, आगे फिर 4th ईयर में भी वही करने वाले हो। इवन नॉट फॉर 4th ईयर 1, जो 2020 पास आउट्स हैं हमारे यार बेचारे, उनका मार्च में ही सब कुछ बेकार हो गया और उनकी भी प्लेसमेंट ड्राइव्स चल रही थी, कुछ की जॉब्स नहीं लग पाई, अभी वो परेशान होंगे तो क्या करना है, कैसे करना है, और पाथ मिल जाएगा, ट्रैक मिल जाएगा तो सबकी जॉब लग जाएगी, है ना। वही होता है, क्या कहते हैं कि बाप का भाई का सबका बदला लेगा रे तेरा फैसल। तो वही है कि एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ये TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सब रेड हैट सब निकालेंगे यार अपन, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं पे भी। तो अब हमें कोडिंग असेसमेंट, तो कोडिंग असेसमेंट में देखो यार, जनरली बात है कि कोडिंग असेसमेंट जो होती है वो डीएसए बेस्ड होती है, सीपी बेस्ड होती है। तो कोडिंग असेसमेंट में जो मैंने जनरली देखा है वो होता है 2 hours 3 hours टाइप का, एंड उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगर तुमने ना 50% प्लस भी कर दिया ना तो कॉल आ जाएगी। मैं अगर कहती हूँ 5 क्वेश्चन है और उसमें से अगर तुम 3 क्वेश्चन से ज़्यादा कर देते हो, है ना, 3 क्वेश्चन भी कर देते हो, सो नेक्स्ट राउंड के लिए तुमको कॉल आ जाएगी, है ना। वहाँ पर मैंने जो हैकर अर्थ के जितने कॉम्पिटिशन्स वगैरह के थ्रू जो मतलब प्लेसमेंट के लिए ओरिएंटेड हैं, दिए हैं या देती थी पहले, तो फिर उसमें मैंने देखा हुआ है कि जो क्राइटेरिया उनका मेल के थ्रू आता है ना, उसमें लिखते हैं कि 50% अबव वाले शॉर्ट लिस्टेड हैं, 55% अबव वाले शॉर्ट लिस्टेड है। सो उसी के लिए मैं एक अपर बाउंड लेके चल रही हूँ कि 5 क्वेश्चन है तो 3 में से 3 कर दोगे तो आ जाएंगे। और 3 में पता है, उन 3 मतलब जो 5 हैं उनमें 2 क्वेश्चन तो इजी होते हैं, 2 क्वेश्चन तो इजी कैटेगरी के होते हैं, तो वो तो पक्का ही फोड़ दोगे यार। 3rd वाले में थोड़ा मेहनत करो, एफर्ट डालो, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। लीड कोड पे टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, वहाँ जाके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सब होगा। इसके अलावा मतलब हमारे चैनल पे तुम्हें जावा डीएसए बेस्ड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें लीनियर डीएसए तक का डन हो रखा है। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, 0 लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, वहाँ से शुरू कर सकते हो, है ना। आज ही तुम चाहो तो आज या कल में तुम वो प्लेलिस्ट ख़त्म कर सकते हो। 10 वीडियो की है, 10 सेशंस की हैं। 10 सेशन इज़ नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा है ना, और काफ़ी अच्छा तुम्हें उससे नॉलेज गेन हो जाएगा। उसमें वूप्स भी कवर है, तो बढ़िया तुम्हारी प्रिपरेशन उससे हो जाएगी। तो थोड़ा सा लीनियर डीएसए के बाद थोड़ा सा अपना हाथ पैर ट्री व्री में भी मार लेना, ट्री हैश मैप वगैरह में भी। और देखो अगर तुम उस केस के हो जहाँ तुम्हें लगता है कि ग्राफ है, ग्राफ मुझे नहीं आता, ठीक है, ग्राफ में मैं फंसूंगा, मेरे को ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट मेरे को पता है कि मैं लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, मतलब ये स्टैक, इन सब के क्वेश्चन ट्री वगैरह के कर लेता हूँ, ग्राफ में फंसता हूँ। सो अब पता है अब क्या करो, और अर्जेंट मतलब अब कल परसों ऐसे मतलब तुम्हारी कोडिंग राउंड्स वगैरह चल रहे हैं, और गूगल, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनीज नहीं हैं, मीडियोकर लेवल कंपनीज हैं, 8 to 10 का पैकेज है। तो उस केस में क्या करो यार, ग्राफ के पीछे मत भागो, ग्राफ छोड़ दो, है ना। कि देखो मतलब वही बाजीराव, अब छोड़ो मैं ऑफ टॉपिक हो जाऊंगी, वो सब नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ऐसा होता है कि बंदा क्या करता है, क्या कहते हैं, वहाँ गलती है जहाँ जो चीज़ तुमने 1 या 2 बार पढ़ी है वहाँ फंसोगे। पर अगर कोई चीज़ तुमने 3 से 4 बार पढ़ी है, उसका क्वेश्चन आएगा, पक्का ही पक्का करोगे, है ना। तो इस केस में हम रिस्क नहीं लेते, हम अपनी सेफ साइड पे आ जाते हैं, सेफ साइड पे खेलते हैं कि हम स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, इनके क्वेश्चंस करेंगे,
है ना। तो इनको रिवाइज करते रहो, इनके क्वेश्चंस करते रहो, फिल्टर विल्टर लगाओ लीड कोड पे और मीडियम क्वेश्चन इनके करो। हर टॉपिक का लाइक स्टैक है, क्यू है, कुछ है, उसका तुमने पढ़ लिया, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह खुद से लिख ली है, अपनी अच्छे लेवल पे आ गए हो, तो हर जो मतलब डेटा स्ट्रक्चर है उसमें 5 इजी उसके, 10 मीडियम, 5 हार्ड, 20 क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। 5 इजी, 10 मीडियम, 5 हार्ड, ठीक है। हर मतलब स्टैक के, क्यू के, ट्री के, सबके इतना डन करो। इतना डन करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये पहली बात है। और दूसरी बात, मेरे को ऐसा लगता है इतने में तुम्हारा जनरल जो आइडिया है उस डेटा स्ट्रक्चर को लेके बहुत मस्त हो जाएगा। सो कोई और क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको मतलब करने लायक, अटेम्प्ट करने लायक रहोगे। और हर कैटेगरी के 20 क्वेश्चन कर रहे हो, और मैं अगर मानती हूँ कि जनरल डेटा स्ट्रक्चर्स अगर 10 भी हैं तो 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया तुमने, वाह यार तुम तो मतलब मस्त हो गए हो। तो इसलिए यार कोडिंग असेसमेंट के लिए ये प्रिपरेशन अच्छा है। दूसरा यार, स्ट्राइवर्स 180 क्वेश्चंस, ये तुम गिटहब वगैरह पे मिल जाएगा, तुम्हें लिंक्डइन वगैरह पे भी मिल जाएगा। राज विक्रमादित्य सर का मतलब ये है, उन्होंने बना रखी है ये मतलब गूगल डॉक बना रखा है, अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, 180 क्वेश्चंस हैं, हर कैटेगरी के दे रखे हैं कि एरे के ये क्वेश्चन, लिंक लिस्ट के ये, स्टैक के ये, क्यू के ये, डीपी के ये, हीप के ये, है ना, ग्राफ के ये क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर वो उन्हें तुम कंप्लीट कर लेते हो तो वाह, मतलब बहुत ही मस्त बात हो गई है वो। तो यार ये कोडिंग राउंड के लिए, और देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वही है कि ये जो मैं पाथ बता रही हूँ, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, जिसको 3 लाख की चाहिए उसको भी, जिसको 30 लाख की चाहिए उसको भी, पाथ सेम है। बस जो जितनी मेहनत कर ले जाएगा, जो अपनी स्किल्स जितनी इन्हांस कर ले जाएगा, जिसने पिछले 3 साल में बहुत अच्छा किया होगा, जिसका मतलब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे, तो उसको उसके हिसाब से मिल जाएगी जॉब, है ना। किसका कौन अब कोडिंग राउंड में आज की डेट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन टेक्निकल इंटरव्यू में, उसको उस हिसाब से जॉब मिल जाएगी। बट पाथ इज सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। अब हमने बात कर ली कोडिंग असेसमेंट की। कोडिंग असेसमेंट में तुमने मस्त फाड़ के आए हो, तुम 5 में से 3-4 क्वेश्चन कर दिए, 6 में से 3-4 क्वेश्चन कर दिए, तुम्हें टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है, जो छोटी कंपनीज होती हैं दे टेक जनरली 1 टेक्निकल राउंड, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, तो वो यार 1 टेक्निकल राउंड, 2 टेक्निकल बहुत सारे ले लेती हैं, कोई 5-6 भी ले लेती हैं, कुछ होती हैं कि 3-3, 4-4 इकट्ठे एक दिन में लेती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो मतलब यार जैसा जिसका पैसा, जैसी जिसकी कंपनी, वो वैसा ही मतलब उतनी तो लेगा ही लेगा, है ना, तुम्हारे ढंग से लेगा, तो वो चीज़ तो होती है। तो डरने की कोई बात नहीं है कि कौन कितना ले रहा है यार, कौन कितने राउंड्स ले रहा है, कोई डरने की नीड नहीं है, अपन मस्त से उसको देंगे। टेक्निकल राउंड के लिए यार क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल राउंड से पहले तुम्हारी थोड़ी ब्रीफिंग वगैरह, जो भी तुम्हारा रिक्रूटर होगा या कुछ होगा वो तुम्हें दे देगा कि जो तुम्हारा टेक्निकल राउंड होगा उसका ड्यूरेशन कितनी होगी। ड्यूरेशन से आइडिया लग जाता है कि इसका लेवल किस लेवल का होने वाला है। छोटे लेवल का मतलब अगर आधा घंटा टाइप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत हार्ड नहीं होगा वो, 45 मिनट्स या 45 मिनट्स के ऊपर है, दिस मीन्स कि वो उसका लेवल अच्छा हो सकता है, उसमें वो अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तुम्हें ज़्यादा दे रहे हैं सोचने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। टेक्निकल इंटरव्यू कुछ के ऐसे होते हैं जहाँ पर वो OS, DBMS, ऊप्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और इंटरेस्ट ये सब पूछते हैं। तो एक तो ये इस कैटेगरी के टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं जो जनरली तुम्हारी TCS, इन्फोसिस लेती है। एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है जो तुम्हारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या तुम्हारी मतलब अच्छी कंपनीज लेती हैं। तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो तुम्हें, जैसे तुम्हारा कोडिंग राउंड होता है वैसे ही तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को तुम्हें इम्प्लीमेंट करना होता है। पहले डिस्कशन होता है कोड का, फिर उस कोड को इम्प्लीमेंट करके देना होता है तुमको, उनको लिख के देना होता है, और उसके लिए जनरली वो या ऑनलाइन ID प्रोवाइड करती होती हैं कोई, या फिर तुम्हें कहती हैं गूगल डॉक पे क्वेश्चन लिखने को। तो जितना पार्ट तो DSA वाला है कि अगर तुम्हें जो DSA और कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह मिल रहे हैं तो उसके लिए तो सेम जो पिछले के लिए बताया था, कोडिंग राउंड क्लियर करने के लिए वही यही है, ठीक है। और प्रैक्टिस 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 एज मच एज यू कैन। और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल सेशन भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको देखोगे तो और डिटेल में मिलेगा। यही जो बातें अभी बोली हैं वही उसमें है, थोड़ी और डिटेल्ड है, काफ़ी डिटेल्ड है, हर एक छोटे पॉइंट को उसमें मैंने कवर करने का ट्राई किया हुआ है, तो वहाँ देख सकते हो उसको। बात करते हैं जो जनरल होते हैं जिनमें मतलब OS, DBMS और ऊप्स वगैरह पूछ रहे होते हैं। तो अगर OS, DBMS, ऊप्स वगैरह की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर शुरुआत करते हैं OS से। तो सबसे पहली बात होता है कि या तो तुमने बीटेक में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है अपना OS वगैरह, तो मतलब प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए, तुम फाड़ दोगे उसको। ज़्यादा नहीं पूछते उसमें, उतना ही पूछते हैं जितना बीटेक के सिलेबस में होता है।
सेकेंड थिंग इज़ कि अगर मतलब नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ने वाले हमारे पास ज़्यादा आए हैं इस टाइम पे, क्योंकि मौज मस्ती काट ली है, अभी नौकरी चाहिए सबको। तो अगर मान लो कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो उस केस में जो मैं स्टेप बता रही हूँ, फर्स्ट इज़ कि GFG पे लास्ट मिनट नोट्स ऑफ OS, DBMS, CN, ऊप्स, 4 क्या बोला मैंने, OS, DBMS, CN, ऊप्स, ये 4 जो हैं इनके लास्ट मिनट नोट्स, ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही टाइटल है इसका, लास्ट मिनट नोट्स फॉर OS, लास्ट मिनट नोट्स फॉर DBMS, ये हैं। इनको पहले सबसे पहले गो थ्रू कर लेना, ठीक है। एक लास्ट मिनट नोट्स का तुम्हें कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ आधा 1 घंटा, है ना। जितना कम तुमने पढ़ा होगा उतना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे पहले पढ़ रखा है तो 1 मिनट में ही 15-20 मिनट में निपटा दोगे, पहले बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो 40-45 मिनट एकदम ही ब्लैंक हो OS के बारे में तो 1 घंटा, है ना। उसके हिसाब से टाइम वेरिएशन हो रहा है, तो वो चीज़, तो उसमें तुम्हें टॉपिक्स दिख जाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, उनके बारे में 2-2 लाइन लिखी होगी। 2-2 लाइन कई बार इनफ होती है कुछ इंटरव्यूज़ में, कुछ इंटरव्यूज़ में नहीं होती है, कुछ इंटरव्यूज़ में वो बाल की खाल निकालने पे उतर गए होते हैं, तो फिर मतलब छर्रे निकल जाते हैं वहाँ पे, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पर उसको ध्यान देना। तो अगर उसमें जैसे OS पढ़ रहे हो तो उसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें, पैजिंग, सेगमेंटेशन, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ये सब क्या होता है, पेजिंग के मतलब कितने वेज होते हैं, कैसे कैसे होती है प्रोसेस, सेगमेंटेशन कैसे होता है, कौन सा बेटर है, किसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा है, किसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, वो सब पॉइंट्स बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, मैटर करते हैं। और तो ये सब कीवर्ड्स मिल जाएंगे, इन कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो टेक्निकल इंटरव्यू में फाड़ दोगे, है ना, फाड़ दोगे पक्का। ये सिर्फ OS का जनरल बता रही हूँ, बट मतलब यही सेम काम तुम्हें CN, DBMS और ऊप्स के केस में भी करना है, वही काम करना है सेम। और मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें हैं, ये है ना। तो ये पढ़ ली तुमने, तो लास्ट मिनट नोट्स, उसमें कीवर्ड्स हैं, लास्ट मिनट नोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखना। उसके बाद जो उसमें से कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है, जैसे तुम DBMS पढ़ने गए, तुम्हें क्लस्टरिंग, शार्डिंग वार्डिंग के बारे में नहीं पता, रेप्लिकेशन नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल फॉर्म्स नहीं पता, तो जिनके बारे में नहीं पता है थोड़ा सा अपने एज से एफर्ट मारना, उसके बारे में एक्सप्लोर करना, उन्हें पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई 4 चीज़ें कि OS, DBMS, CN और ऊप्स, इनको पूछते हैं लोग, तो इनको। कुछ होती हैं पोजीशन जो स्पेसिफिक होती हैं, पोस्ट स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं। अगर पोस्ट स्पेसिफिक पोजीशंस हैं और उसमें मतलब जैसे सिस्टम इंजीनियर है कुछ, और उसमें बोला, उसमें तुम्हें पता है कि इसमें सिस्टम डिज़ाइन पूछते हैं, कुछ में होती है, मैंने सुना है कि लिंक्डइन वगैरह में लेते हैं, और गूगल की स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए कि IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कुछ होता है, उसमें सिस्टम डिज़ाइन वगैरह पूछते हैं। तो जनरल कंपनीज नहीं पूछती हैं, बट काफ़ी कंपनीज पूछ लेती हैं। जिसका तुम्हें पता है, जिसका तुमने पहले सर्च कर रखा है कोरा वोरा पे, और उन्होंने बता रखा है कि उनके इंटरव्यू में ये पूछते हैं, तो सिस्टम डिज़ाइन का भी पढ़ लेना। सिस्टम डिज़ाइन के लिए कुछ रिसोर्सेज हैं, बेसिक रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह पे जो अवेलेबल हैं ओपनली, वैसे तो उसके अच्छे कोर्सेज भी आते हैं, लेकिन जो अवेलेबल फ्रीली हैं वो उनकी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये था प्रिपरेशन प्रोसेस। जिसको वीडियो लंबी लग रही हो, यार ये सोचो एक भी पॉइंट इसमें फालतू का नहीं है, ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था मैं कि जिसे मैं कह दूं कि यार इसको इग्नोर कर दूंगी और वो तुम उसी पॉइंट पे फंस जाओगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई हमारी ये बात कि हमने अब वो सब कर लिया। दूसरा होता है मैनेजेरियल राउंड, है ना, कि अगर हम मैनेजेरियल राउंड की बात करते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज़ वगैरह निकल गए हैं, तो 2-3 टेक्निकल इंटरव्यूज़ या जितने भी थे तुमने दे दिए। अब उसके बाद होता है, कहीं होता है इसको मैनेजेरियल राउंड बोलते हैं, या कुछ लीडरशिप राउंड है, कुछ ऐसे कुछ नाम होते हैं उनके, बट दैट इज़ समथिंग कि ना वो एग्जैक्टली HR राउंड है, ना वो एग्जैक्टली टेक्निकल राउंड है, इट्स इन बिटवीन समथिंग। HR राउंड तो वो होता है सब कुछ तुम्हारा मतलब क्वालिफाई हो गया है तो वेलकम कर देते हैं कि हाँ वेलकम जॉइन आवर कंपनी, ये वो, वी आर वेरी हैप्पी टू ऑन बोर्ड यू, तो वो तो अलग हो गया, है ना। तो उस मैनेजेरियल राउंड में क्या होता है, वो देखते हैं इफ़ यू आर अ गुड फिट फॉर देयर कंपनी और नॉट, कि तुम्हारी नॉलेज तो है, क्या तुम मतलब एटीट्यूड वाइज तुम कैसे हो, तुम्हारी मतलब थिंकिंग वगैरह और जो प्रीवियस तुमने काम कर रखा है वो कैसा कर रखा है, उन सब चीज़ों पे बेस्ड होता है। तो मैनेजेरियल राउंड इज समथिंग दैट, वहाँ पर आउटशाइन करना चाहना, पहली बात अपना पॉजिटिव एटीट्यूड,
टीम वर्क, लीडरशिप, है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं और इन पे मतलब, और जब भी मैनेजरियल राउंड हो एक गूगल डॉक बना लेना जिसमें अपने जनरल क्वेश्चंस लिख लेना। पहला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दूसरा टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, टेल मी अबाउट योर इंटर्नशिप। इनके बारे में पहले से कि मतलब मतलब 4-5 लाइन क्या बोलनी है ये पहले से माइंड में होनी चाहिए, वहाँ मत सोचने लगना कि क्या बोलना है, अब पहले से माइंड में होनी चाहिए ये 3-4 क्वेश्चंस। व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, और मतलब वही कि कभी टीम वर्क का कोई एग्जांपल दो कि हाँ जहाँ पर मतलब तुमने अच्छे से टीम वर्क रिप्रेजेंट करी हो, तुमने लीडरशिप अपनी रिप्रेजेंट करी हो कहीं पर, मतलब ऐसा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी क्या पोस्ट थी, वहाँ पर कोई हर्डल फेस हुआ था, वहाँ पर ऐसा कुछ जो तुम्हारे मतलब तुम्हें बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा था। तो उस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक में प्लीज़ भगवान के लिए किसी बंदे का नाम मत ले लेना कि मतलब कि यार मेरा जो मेंटर था वो सही नहीं था, या मतलब मेरे जो मेंबर थे वो, ऐसा कह देना। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक तो कहना यार जो मैं टेक स्टैक में काम कर रहा था वो मैं पहले से नहीं जानता था, या मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ी, तो थोड़ा सा वो मेरे लिए हर्डल था, नई चीज़ें मेरे को मतलब इन बिटवीन मैं काम भी कर रहा हूँ उसी प्रोजेक्ट पे, उसी टेक स्टैक पे हो। क्योंकि जब तुम किसी बंदे का ऐसा नाम लेने लगते हो कि किसी अदर पर्सन को ब्लेम करने लगते हो, दैट इज़ अ वेरी बैड एटीट्यूड, कि वो दिखाता है कि तुम किसी और पे अपनी गलती डालने वाले बंदे हो। दैट इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड। तो वो सब चीज़ें मत करना, इन जनरल लोग करते हैं, ठीक है, वैसी चीज़ें मत करना। हमेशा दिखाना कि मैंने अगर ओपन सोर्स वगैरह में काम किया हुआ है तो वेरी गुड, है ना, ओपन सोर्स में काम किया हुआ है इसका मतलब क्या दिखाता है कि तुम्हें टीम वर्क वगैरह और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करना अच्छा लगता है, तुम सबको इक्वली रिस्पेक्ट वगैरह देते होगे, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा होगा, तभी तुम ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन या किसी कम्युनिटी में काम कर रहे हो। तुम्हें मतलब PRs की रेट करना अच्छे से आता है, काम करना अच्छे से आता है, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा होगा, सो वो अच्छा रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसा काम किया क्या है तो वो भी उसको मतलब वहाँ पर शोकेस करना कि मैंने ऐसा कुछ कर रखा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और अगर कॉलेज सोसाइटी वगैरह में कुछ ऑर्गेनाइजिंग या वॉलंटियरिंग का काम किया हुआ है जहाँ पर भीड़ बहुत थी, तुमने बहुत अच्छे से मैनेज किया, वो सब दिखा सकते हो। कभी स्कूल वगैरह में हेड बॉय हेड गर्ल रहे थे तो वो दिखा सकते हो, ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो। कुछ अच्छी तुम्हारी इंटेलेक्चुअल हॉबी है ना, कि रीडिंग या कुछ, ऐसे झूठ मत बोलना कि मैं रीडिंग करता हूँ, अच्छा मतलब सच बोलना कि अगर तुम रीडिंग वगैरह करते हो तो उसको तो मेंशन कर सकते हो, है ना। और कुछ वो पूछे तो हाँ कि मेरे को ये राइटर अच्छा लगता है, इनकी ये फिलॉसफी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, शोकेस हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर, है ना। मतलब जैसे कुछ फालतू ऐसे मत बोलने लगता है कि रोडीज और बिग बॉस बोलने लगे, तो सब चीज़ें नहीं। वो जनरल डिस्कशन टाइप का राउंड रहता है, पर इतना ओवर फ्रेंडली भी मत हो जाना उससे, कि वो, क्योंकि वो तो फ्रेंडली होके ही तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो होगी तुम्हारी मैनेजरियल राउंड की बात। फिर तुम्हारा वही HR राउंड होता है। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात करती हूँ कि यार देखो, रेफरल्स के लिए बहुत हाईली ट्राई करो, है ना, क्योंकि एक जॉब के लिए बहुत से इंजीनियर हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, प्लस जो हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं तुम्हारे साथ वो तो हैं ही, पिछली बैचेस के भी कुछ रह जाते हैं, कुछ लोग जॉब स्विच कर रहे होते हैं, वो भी होते हैं, तो कंपटीशन बहुत होता है। रेज्यूमे उनके जॉब पोर्टल करियर पेज वगैरह पे काफ़ी हर दिन गिर रहे हैं, तो ट्राई करो कि रेफरल्स मिल सकें। प्रोफाइल इतनी अच्छी रखो CP प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे, है ना, और प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे रखो, और मतलब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल इम्प्रूव्ड रखो कि रेफरल्स मिल सके। रेफरल्स के लिए मतलब ऐसे कनेक्शंस वगैरह मेड करो, थोड़ा सर्च करा करो। इवन मैं कब ये एक्सेप्ट करती हूँ कि कई बार ना लिंक्डइन ज़्यादा स्क्रॉल करने से इंसान डिप्रेस हो जाता है कि यार ये यहाँ पहुँच गया, वो वहाँ पहुँच गया, होता है, वो फीलिंग आती है, मैं मान रही हूँ वो आती है, बट ऑल्दो दैट इज़ द प्लेटफॉर्म जो तुम्हें मतलब क्या कहते हैं कल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, कल को तुम्हें वही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, रेफरल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यूज़ तो करना पड़ेगा। उस केस में अच्छे कनेक्शंस बिल्डअप करते रहो। अगर कोई सीनियर मैनेजर वगैरह नहीं तुम्हारे वो कर रहा है तो जूनियर पोस्ट वाले से, इंटर्न वगैरह से कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू करो। देन तुम उनके म्यूचुअल्स, मतलब तुम्हारे म्यूचुअल्स में दिखने लगेंगे उनके में, तो फिर तुम्हारे वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लगेंगे। रिक्वेस्ट भेजो तो उसमें ऐड अ नोट आता है, जो कि लोग कामचोरी के मारे उसे नहीं लिखते, तो ऐड अ नोट में लिख दिया करो कि आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई एम ओपन सोर्स एंथुसियास्ट और वट एवर, आई एम एंड्रॉइड डेवलपर, वेब डेवलपर, लुकिंग फॉर अ फुल टाइम और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, दिस इज़ माई रेज्यूमे। लिंक का शॉर्टनर बना लो, क्योंकि ऐड नोट की लिमिटेशन होती है, तो शॉर्टनर बना लोगे तो तुम्हारी लिंक उससे हो जाएगी। अटैचमेंट का ऑप्शन तो उसमें रहता नहीं है, तो वो तुम्हारा रेज्यूमे भी देख पाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो यार, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे वेस्ट मत करो इन अपॉर्चुनिटीज़ को। आज नहीं करोगे शर्मा के या किसी भी रीज़न से, तो कल को उस चीज़ के लिए रोओगे कि उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, है ना। मतलब ऐसे हमने छोड़ दी वो चीज़, अच्छा नहीं किया।
तो उस पे करो। अभी भी अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स की कमी है, कुछ लोग कहते हैं हम पे प्रोजेक्ट्स नहीं है, ट्राई करो किसी छोटे मोटे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर लो, क्योंकि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करा है, अगर कुछ अच्छी सिग्निफिकेंट फीचर्स वगैरह ऐड कर दिए तो उसको तुम लिख सकते हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर एट दिस ऑर्गेनाइजेशन एडेड दिस फीचर, रिमूव दिस बग वगैरह, कुछ कुछ चीज़ें लिख सकते हो कि इस टेक स्टैक पे था, मैंने ये काम किया हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रोजेक्ट, अगर नहीं है खुद का प्रोजेक्ट तो, है ना। और काफ़ी हद तक अगर बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर हो, तुम रेगुलर कंट्रीब्यूटर हो, कोर कंट्रीब्यूटर, तो तुम फिर उसको वर्क एक्सपीरियंस वगैरह में भी लिख सकते हो, काइंड ऑफ कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो उसमें भी मतलब लिखा जा सकता है। कॉम्पिटिशन्स वगैरह में यार पार्टिसिपेट करते रहा करो, है ना। कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का मतलब बहुत एडवांटेज मिलता है, थोड़ा सा एक तो प्रैक्टिस वगैरह होती रहती है, प्लस ऐसा भी हो सकता है काफ़ी हैकाथन्स वगैरह होते हैं, वो डायरेक्टली वहाँ पर कंपनीज़ वगैरह के बंदे आए रहते हैं तो हायर कर लेते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों में भी करते रहो, अप्लाई करने से पीछे बिल्कुल मत हटो। तो ये कुछ जनरल एडवाइस थी जो शायद तुम्हें पता होंगी, बट फिर भी मैंने बताई। एलुमनाइज और सीनियर्स के ग्रुप लिंक में रहो, कोई अच्छा बंदा है जिसने कहीं अच्छी जगह करी है उससे गाइडेंस लो, उसकी गाइडेंस पे वर्क करो, डीए से प्रैक्टिस करो, लीड कोड पे दिन के 5 से 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल मारो, बिल्कुल करने ही करने हैं, है ना। मतलब थोड़ा धक्का अपने आप को दो, करना है तो करना ही है ना। OSDBMS के जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं वो, अगर तुमने कुछ अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि मैंने MongoDB पे काम किया, PostGIS पे काम किया, Postgres पे काम किया हुआ है, AWS पे काम करोगे, तो उनके जो स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उन पे काम करो। रिएक्ट है, नोड है, पाइथन है, जावा है तो जावा में ऊप्स का तो लथेड़ लेते हैं, मतलब ऊप्स तो इतना पूछते हैं कि कहने की नहीं है, जैसा लगता है हम नहीं बनाई है। तो फिर मतलब उन सब चीज़ों पे काम करो यार, मतलब अगर लिख रहे हो रेज्यूमे में तो उसके बारे में पता होना चाहिए, उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर कर लो अच्छे से। इतनी चीज़ें करोगे उसके बाद तो मतलब ऐसा है जॉब मिल जाएगी फॉर श्योर। और एक जॉब मिलने के बाद और दूसरी, हाँ, ऑन कैंपस प्लेसमेंट के बारे में मैं बोलना भूल गई थी। मान लो ये तो जो भी चीज़ें मैंने बताई थी वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की थी, क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इज़ समथिंग जो बहुत फ्रूटफुल है। अगर तुम Tier 3 Tier 2 कॉलेजेस के हो तो मतलब भगवान मान के चलो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, और उसी के पीछे भागना चाहिए। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का क्या सीन है यार, कि अगर मतलब तुम्हारी कॉलेज में कंपनीज आती हैं और तुम्हारा डिज़ायरेबल रेंज ऑफ पैकेज है वो दे रही हैं, तुम्हें चाहिए, तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट की तरफ मूव कर सकते हो। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट की तरफ अगर मूव कर रहे हो तो देखो, मेजर जो कॉलेजेस होते हैं उनके कॉलेजेस में वन प्लेसमेंट, है ना, वन स्टूडेंट वन प्लेसमेंट पॉलिसी होती है। तो देखो ऐसा मत करना कि जॉब प्रेशर तो रहता ही है, मैंने अभी बता दिया कि भाई कि दोस्त की जॉब वॉब लग जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, घर वालों से प्रेशर होने लगता है कि यार तुम्हें पढ़ा दिया, इतने पैसे लगा दिए तुम्हारे, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में जहाँ लाखों की फीस जा रही है, तो प्रेशर तो रहता ही है। तो उस केस में ऐसा मत करना कि पहली कोई कंपनी आई, लीचर सी कंपनी थी, उसमें जाके बैठ गए और फिर प्रॉब्लम में फंस गए कि वो तो हो गई तुम्हारी, उसमें सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम ओवर क्वालिफाइड थे उस जॉब प्रोफाइल के लिए, तो तुम सेलेक्ट हो गए, लेकिन आगे अब वो तुम्हें बैठने नहीं देंगे, तो वहाँ पर तुम्हारे साथ फिर वही स्कैम 2020 हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर वही बैकग्राउंड में इसमें स्कैम 1992 का टाइटल सॉन्ग बजेगा तुम्हारे दिमाग में, लेकिन हो गया तुम्हारे साथ स्कैम 2020, कुछ नहीं कर सकते तुम। तो क्या चीज़ होती है यार, उस टाइम पे थोड़ा सा माइंड को स्टेबल रखो, है ना, कि किस में बैठना है किस में नहीं बैठना है, थोड़ा ध्यान से प्ले करो, है ना। जब लगे कि ये कंपनी ठीक है, इतना पैकेज मेरे लिए इनफ है, या मेरे को ले लेनी चाहिए, या ये जॉब प्रोफाइल अच्छी है, मैं इस टेक स्टैक में काम करना चाहता था जिस पे ये लोग काम करते हैं इन जनरल, जैसे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी मैच कर रही है, तो वहाँ पर थोड़ा तो वैसे ऑन कैंपस में बैठना। और ऑन कैंपस में भी, ऑन कैंपस का तो तुम्हारा जैसा फीडबैक वगैरह रहेगा वो तो तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें बता ही देंगे कि, है ना, कि मतलब बैठने लायक है कि नहीं बैठने लायक है। अच्छे सीनियर्स, कुछ तो सीनियर्स बहुत पागल बनाते हैं यार, उनके पीछे तो मत ही जाना, ठीक है। कुछ सीनियर्स होते हैं तो मैं बहुत गलत डायरेक्शंस दे देंगे, उल्टी फुल्टी डायरेक्शंस, तो उनके पीछे मत जाओ, वो तुम्हें बता देंगे कि हाँ यार कौन सी कंपनी है जो आती है, जो आएगी इस टाइम पे आती है, इस टाइम मतलब इस ईयर ऑफ टाइम के आती है, तो मतलब उस टाइम पे बैठना, तुम उसका पैकेज जितना रहता है वो स्पेसिफिकली फीमेल हायरिंग के लिए आती है, या कुछ है ऐसा कुछ, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें बता सकते हैं, जो इनसाइट्स हैं अंदर की, है ना, कि हाँ कि TNP वाले परेशान करते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। सो ये था 1-on-1, मतलब मेरा और आपका कॉन्वर्जेसन था, जो भी चीज़ें काफ़ी जगह से चीज़ें इकट्ठी करके तब मैंने इसमें मेंशन करी हैं।
तो कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को। एंड अगर कि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें जो बताई यार वो कुछ काम करी हैं किसी के लिए, किसी की जॉब लग गई है, तो कभी फ्यूचर में लगे तो कम बैक टू दिस वीडियो और कमेंट कर दोगे, थैंक यू लिख दोगे, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, बाकी यार मतलब डीएसए तो फाड़ दो, डीएसए की प्रैक्टिस लगातार करो, है ना। और वही मैंने जो तुम्हें बताया हुआ है 5 इजी 10 मीडियम 5 हार्ड ऑफ ईच कैटेगरी, ईच डेटा स्ट्रक्चर और ईच अप्रोच। जैसे अगर ग्रीडी है, डिवाइड एंड कॉन्कर है, डीपी है, तो हर अप्रोच ऐसे 16 अप्रोचेज होती हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, है ना। तो अगर उन हर ईच अप्रोच की भी ऐसे ही 5 इजी 10 मीडियम 5 हार्ड, है ना, ऐसे कर लोगे क्वेश्चंस, बहुत फाड़ हो जाओगे एक लेवल पे। प्रैक्टिस यार प्रैक्टिस। और एक टाइम पे अगर तुमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, अब उस टाइम पे लग रहा है क्वेश्चंस तो बहुत कर लिए, अब क्वेश्चंस बहुत कर लिए तो मुद्दा ये है कि क्वेश्चंस कर लिए तो अब क्यों प्रैक्टिस करो, अब इसलिए प्रैक्टिस करो टू शार्पन योर नाइफ, कि हमेशा उस प्रैक्टिस में रहो कि इतने स्पीड में तुम क्वेश्चन कर लोगे, इतने स्पीड में क्वेश्चन कर लोगे, हैबिट बनी हुई है, सिंटेक्स नहीं भूल रहे हो। क्योंकि जनरली अगर गूगल डॉक वगैरह उन्होंने दे दिया है उस पर काम करने को, तो तुम्हें C++ में हो तो STL लाइब्रेरीज में क्या क्या फंक्शन है वो तुम्हें याद होना चाहिए, जावा में हो तो कलेक्शंस क्या दे रहे हैं वो लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरीज वगैरह याद रहनी चाहिए कि कब क्या यूज़ करना है, इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन से हैं, उन सब चीज़ों का प्रैक्टिस रहे, माइंड में रहे, सिंटेक्स मत भूलो, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इवन अगर तुमने 1000 क्वेश्चन कर लिए हैं, स्टिल रोज़ प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। जब कोई अच्छी जॉब लग जाए तो उससे अच्छी का टारगेट करो, है ना, टारगेट हाई, एम हाई, बड़ा लक्ष्य बनाओ अपना, जितना बड़ा लक्ष्य हो उसके लिए उतनी बड़ी मेहनत करो तुम, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, तुम्हारे माइंड में वो क्वेश्चन है, तो डू आस्क दैट। और अलावा जो लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे उनको तो देखते रहना फॉर श्योर। एंड एडिशनल कुछ जैसे हाउ टू एज टेक्निकल इंटरव्यू, रेज्यूमे रोस्ट वीडियोस और जावा डीएसए, ये सब कुछ वीडियोस हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, इसलिए इसमें इन्वॉल्व नहीं करी गई हैं वो फालतू बातें। तो वो वीडियोस ज़रूर देखना, है ना, जब जब टाइम लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे, जहाँ तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे और जानने की ज़रूरत है, तो उनको ज़रूर करना। ऑफ ट्रैक ना जाए ये वीडियो, इसलिए की पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड होप कि तुम सबको इसका बहुत मतलब एडवांटेज मिले, तुम्हारे लिए यूज़फुल हो ये वीडियो। सो बाय बाय।